Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss public authorities under RTI Act 2005. So let's get started. तो अब यहाँ पे पहले हम पब्लिक अथॉरिटीज़ का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है अंडर RTI Act 2005, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ऑब्लिगेशंस हैं यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर। तो अब यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ का मतलब है, पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो अब अगर ऐसा कोई अथॉरिटी है या इंस्टीट्यूशन है या कोई भी ऐसी बॉडी है जो कि इंस्टीट्यूशन है ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि स्टैब्लिश हुआ है या कॉन्स्टिट्यूट हुआ है बाय हुम, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्म हो सकता है, जिसको हम पब्लिक अथॉरिटी बोलेंगे, या फिर एनी अदर लॉ मेड इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कोई लॉ मेक हुआ है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर कोई भी ऐसा सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है या फॉर्म हुआ है। एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ ऐसा बनाया है और उसके अंडर फिर एक अथॉरिटी फॉर्म हुई है तो उसको भी हम यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी बोलेंगे। तो अब ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वो बॉडी होगी वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, मतलब कौन उस बॉडी को बनाएगा, तभी हम उसको पब्लिक अथॉरिटी कंसिडर करेंगे। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी है या फिर पार्लियामेंट के थ्रू या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ पास हुआ है, उसके अंडर कोई जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको फॉर्म किया गया है जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है। तो अब लास्ट है यहाँ पे बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी। तो अब यहाँ पे ये तो तीनों हम देख लिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज के थ्रू फॉर्म हुई है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे है कि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन जो कि इशू करी है किसने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर है जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पर रूल कर रही है वो। तो अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकालती है जो इशू करती है जो कि इंक्लूड करता है एनी बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फिनांस्ड। नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैंशियली फिनांस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अब अगर कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसी बॉडी को फॉर्म करने के लिए कोई नोटिफिकेशन इशू करती है या ऑर्डर करती है जो कि कंट्रोल या फिर सब्सटैंशियली फिनांस्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि फिनांस्ड और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड होगी वो बॉडी बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ऐसी इन्हीं सारी बॉडीज़ अगर जो फॉर्म होती हैं इन सब चीज़ों के थ्रू, इन सब वेज के थ्रू, तो उसी बॉडी को हम कंसिडर करते हैं कि वो पब्लिक अथॉरिटी है। तो हमने यहाँ पर ऊपर देखा था कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी जो है उसका मतलब है कि एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन, अगर इन सब के थ्रू कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन फॉर्म होता है ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल दीज, तो उसको हम पब्लिक अथॉरिटी कंसिडर करेंगे। तो अब ये तो हमने देखा कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है पब्लिक अथॉरिटी की। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से ताकि हम इसको क्लियरली समझ जाएं और ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। तो अब यहाँ पे जो RTI Act 2005 है इसके अंदर लिस्ट है पूरी पब्लिक अथॉरिटीज़ की। तो उस लिस्ट में 2419 ऐसी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जिनमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, जो भी फॉर्म हुआ है इन सब वेज के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और नीति आयोग भी यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर ही कंसिडर होता है अंडर RTI Act 2005। और इसमें कौन से पब्लिक अथॉरिटी हो सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ऐसी ही 2419 पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जो RTI Act 2005 के अंडर आती हैं, कवर होती हैं। तो आई होप अब आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को समझ गए होंगे। तो इन्हीं के रिगार्डिंग हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीख करते हैं। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं, क्या डेफिनेशन होती है इन्फॉर्मेशन की RTI एक्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि पब्लिक अथॉरिटीज़ हम किनको कहते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं।
तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं इन पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर आरटीआई एक्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ में एवरी पब्लिक अथॉरिटी इज ऑब्लिगेटेड टू maintain all records duly catalogued and indexed in a manner and form which facilitate the RTI under the act and ensure that all records that are appropriate to be computerized are within a reasonable time and subject to availability of resources। तो अब यहाँ पर है बेसिकली कि यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं उनको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। अब वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो ड्यूली कैटलॉग्ड होने चाहिए और इंडेक्स्ड होने चाहिए, मतलब वहाँ पर लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या उन रिकॉर्ड्स में कंटेंट है। जैसे हम अपनी नोटबुक्स में फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बनाते हैं कि क्या क्या उस नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है, क्या टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटीज़ रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगी उन्हें इंडेक्स करना है, कैटलॉग करना है, लिस्ट वहाँ पर मेंशन करनी है कि क्या क्या कंटेंट है उस रिपोर्ट में, in a manner and form which facilitates the right to information under the act। तो अब वो जो कैटलॉग और इंडेक्स है और जो भी रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन कर रही है वहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी, तो वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस मैनर में या इस फॉर्म में होने चाहिए कि वो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको फैसिलिटेट करे कि अगर कोई पर्सन जो है अगर वो राइट टू इन्फॉर्मेशन अपना सीख कर रहा है, अगर उसने कुछ आरटीआई फाइल किया है तो उसको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड इंश्योर दैट ऑल रिकॉर्ड्स दैट आर अप्रोप्रिएट टू बी कंप्यूटराइज्ड, और उसको यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी को यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं अगर वो अप्रोप्रिएट हैं कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रखने के, मतलब कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में मेंटेन करने के, आर विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री ऑन डिफरेंट सिस्टम्स सो दैट एक्सेस टू सच रिकॉर्ड्स आर फैसिलिटेटेड। तो अब यहाँ पर सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ को ये बोला जा रहा है, वो ऑब्लिगेटेड हैं ये करने के लिए, मतलब उनको ये करना ही पड़ेगा कि उनको अपने जो रिकॉर्ड जो भी अप्रोप्रिएट हैं कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में रखने के लिए, जो रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में नहीं रखा जाता उनके लिए यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो उनको तो फिर यहाँ पर हार्ड फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, हार्ड कॉपी ही रखनी पड़ेगी, उनको कंप्यूटराइज फॉर्म में नहीं रख सकते। तो ऐसी चीज़ों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ऐसे रिकॉर्ड्स को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। वो हमने यहाँ पर देख लिया कि उन रिकॉर्ड्स को इंडेक्स करके और कैटलॉग करके यहाँ पर रखना है पब्लिक अथॉरिटीज़ को। अब जो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि अप्रोप्रिएट हैं कंप्यूटराइज फॉर्म में रखने के लिए, तो उन रिकॉर्ड्स को यहाँ पर रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर मेंटेन करना है पब्लिक अथॉरिटीज़ को, और उनको अवेलेबल करवाना है कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री, और उनको अवेलेबल कराना है सारे नेटवर्क्स पर ऑल ओवर द कंट्री एंड डिफरेंट सिस्टम्स, और डिफरेंट सिस्टम्स में भी, ताकि जो वो रिकॉर्ड है उसकी एक्सेसिबिलिटी बन जाए कि जो भी पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा बाद में किसी पर्सन को, अगर उसने आरटीआई फाइल करी है तो उसके बाद यहाँ पर इसीलिए वो रिकॉर्ड जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए अगर वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में है तो हम उस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो है उसको सारे सिस्टम्स पर अवेलेबल करवाना पड़ेगा यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी को, ताकि उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है उसको फैसिलिटेट कर पाएँ, उसको इंश्योर कर पाएँ। तो इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी पब्लिक अथॉरिटी होगी उसको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, और वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो ड्यूली कैटलॉग्ड और इंडेक्स्ड होने चाहिए, ताकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली निकाली जा सके, उसको एक्सेस कर पाएँ। और अगर कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हैं तो उसको अवेलेबल करवाना है सारे सिस्टम्स पर ऑल ओवर द कंट्री, ताकि वहाँ पर जो पर्सन सीक करेगा इन्फॉर्मेशन बाद में तो वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट है यहाँ पे पब्लिश विद इन 120 डेज फ्रॉम द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो अब यहाँ पर क्या पब्लिश करना है पब्लिक अथॉरिटी को विद इन 120 डेज फ्रॉम एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, कि वहाँ पर द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेट्स से अगर इनमें से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अपने पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर पब्लिश करने होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि 120 डेज़ के अंदर उनको पब्लिश करनी है कौन सी इन्फॉर्मेशंस, अपने पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स। और अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ या फिर ऑफिसर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो वो भी यहाँ पर पब्लिश करना पड़ेगा उस पब्लिक अथॉरिटी को, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को।
नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि उनका प्रोसीजर क्या है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर कोई भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी है तो डिसीजन मेकिंग तो वहाँ पर होगी ही, तो इसीलिए उनको ये मेंशन करना पड़ेगा कि उनका प्रोसीजर क्या है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब प्रोसीजर ऑफ डिसीजन मेकिंग के साथ साथ यहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस भी उनको मेंशन करने हैं कि क्या क्या रूल्स होंगे उस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी के, क्या वहाँ पर रेगुलेशंस हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या आप इंस्ट्रक्टेड हैं करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करनी होगी। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब यहाँ पे अगर वहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने रिड्यूस कर लिया है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन, उसकी भी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर पब्लिश करनी होंगी। नेम्स, डेजिग्नेशन एंड अदर पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू पब्लिक अथॉरिटी। अब जो भी नेम्स होंगे, जो भी डेजिग्नेशंस हैं उस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी के अंदर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसमें जो डेजिग्नेशंस हैं या नेम्स हैं तो उनको वहाँ पर ड्यूली मेंशन करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर और सारे पर्टिकुलर्स जो भी होंगे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी तो वो सभी यहाँ पर पब्लिश करने पड़ेंगे। एंड देयर आफ्टर अपडेट एवरी ईयर। तो और इसके साथ साथ मतलब जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से लेकर यहाँ पर अदर पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू पब्लिक अथॉरिटीज़ तक, यहाँ पर इन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर एवरी ईयर इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी करना होता है पब्लिक अथॉरिटीज़ को और उसको पब्लिश भी करना होता है। लेट्स से अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपने पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करवा रही होगी, सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे रही होगी, पब्लिश कर रही होगी, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एवरी ईयर अपडेट भी करनी है और फिर उसको पब्लिश भी करना है। तो यही सब करने के लिए यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटी है वो ऑब्लिगेटेड है कि वो विद इन 120 डेज जो है उसको ये करना पड़ेगा फ्रॉम द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो अब ये तो हमने कुछ पर्टिकुलर्स देखे कि कुछ इन्फॉर्मेशन देखी जो कि प्रोवाइड करनी होती है पब्लिक अथॉरिटी को, और ऐसे ही यहाँ पर 17 और पर्टिकुलर्स हैं जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो उन्हीं में से हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं जिनके थ्रू हम समझ जाएं कि यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को अपने बारे में पब्लिश करनी होती है। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल मटीरियल्स शेल बी कम्युनिकेटेड टेकिंग इनटू consideration the cost effectiveness, local language and most effective method of communication। तो अब यहाँ पे all materials का मतलब यहाँ पर information से है या फिर जिस भी फॉर्म में वो information है उससे है। all materials shall be communicated, तो अब जो भी information होगी regarding that particular public authority तो उस पब्लिक अथॉरिटी को यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी है तो एज द नेम इंडिकेट्स कि यहाँ पर पब्लिक को प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेशन, तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर पब्लिक के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जनरल पब्लिक के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑल मटीरियल्स शेल बी कम्युनिकेटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लोकल लैंग्वेज एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो भी वहाँ पर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पब्लिक के लिए वो अथॉरिटी फॉर्म हुई है उस ग्रुप की जो लोकल लैंग्वेज होगी, कि जिस भी लैंग्वेज में वो समझ सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो भी पब्लिक अथॉरिटी कम्युनिकेट करना चाहती है, तो यहाँ पर उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो लोकल लैंग्वेज क्या है वहाँ की, जिससे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजीली सब तक पहुँच पाए। तो अब यहाँ पे हर कोई जो है वो इंग्लिश या फिर हिंदी नहीं समझ सकता, तो इसीलिए जो भी उस एरिया की रीजनल लैंग्वेज होगी या लोकल लैंग्वेज होगी तो उस लोकल लैंग्वेज में भी वहाँ पर जो भी पब्लिक अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे कम्युनिकेटेड का मतलब है कि कम्युनिकेट कैसे कर पाएगी यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी अपनी इन्फॉर्मेशन को, पब्लिक नोटिस इशू करके या फिर नोटिस बोर्ड पर कोई इन्फॉर्मेशन लगाकर या फिर मोस्ट कॉमन मेथड इंटरनेट के थ्रू। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो लोकल लैंग्वेजेस को भी ध्यान में देकर देना पड़ेगा यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी को। कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो देखनी पड़ेगी कि उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का कॉस्ट इफेक्टिव मेथड जो है वो क्या है, तो उसी मेथड के थ्रू यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटी है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेगी।
एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है। कि लेट्स से अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर इंटरनेट जो है वो यूज़ नहीं होता है, कोई रूरल एरिया है, तो उस केस में वहाँ पर जो भी पब्लिक अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो जो मेथड होगा वो इफ़ेक्टिव मेथड नहीं होगा उतना, क्योंकि वहाँ पर अगर लोग इंटरनेट यूज़ करते ही नहीं हैं तो वहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल नहीं पाएगी। तो जिस भी मेथड के थ्रू वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उसके थ्रू समझ पाते हैं, तो उसी वे ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेट्स से न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है, कोई भी नोटिस के थ्रू हो सकता है। तो उसी को यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी को ध्यान में देना होता है कि हमें कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, रेडियो के थ्रू हो सकता है, टेलीविज़न के थ्रू हो सकता है, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हो सकता है, पब्लिक नोटिस के थ्रू हो सकता है, या फिर इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इन लोकल एरिया एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल। अब जो इंफॉर्मेशन होगी, जो भी पब्लिक अथॉरिटी वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए कि वहाँ का जो लोकल पीपल हैं वो इजीली एक्सेस कर पाएँ उस इन्फॉर्मेशन को। जैसे अगर वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगी होगी तो उसको वहाँ पर पब्लिक जो है वो इजीली समझ जाएगी। तो ये यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी को देखना पड़ेगा कि जो लोकल पीपल हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, कैसे उन तक इन्फॉर्मेशन जो है वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें इजीली एक्सेसिबल बनाना है उस इन्फॉर्मेशन को, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट विद द CIO एंड SIO। तो अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं और स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको भी एक्सेसिबल करवानी होती है यहाँ पर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, ताकि ये जो पर्सन है चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं, तो इन टर्म्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उन तक भी यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज़ को अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचानी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू भी हो सकता है। तो यही इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ के लिए, इन्हीं सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है वो ऑब्लिगेटेड होती है। तो आई होप आप पब्लिक अथॉरिटी का मीनिंग और उसकी ऑब्लिगेशंस को समझ गए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।